सो मैं लेकर आया हूँ सॉल्व पेपर सीटेड क्लास 6 to 8 जो कि 7 जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो इसमें हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इसके सॉल्यूशन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज, बच्चों को हम लोग कैसे परसीव करते हैं? इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, कॉम्प्लेंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, वल्नरेबल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चे जो है उनको हम लोग नॉलेजेबल मानते हैं एंड मीनिंग मेकर्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फिलॉसफी क्या है कि बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर्स है, जहाँ वो हैंड्स ऑन लर्निंग करते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम लोग एज कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग मानते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के साथ अलाइन करता है, जो सजेस्ट करता है कि लर्नर्स जो है नॉलेज बिल्ड करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन। It focuses on holistic development, valuing children's perspectives and encouraging exploration, inquiry, and collaboration. Next question है feedback to the students in a classroom is most effective when पहला है it assigns comparative ranks, तो comparative वाला गलत हो जाएगा। It occurs during as well as after the learning activity, ये सही है। It focuses on what the child cannot do, गलत है। It centers around test and exam at the end of the year, नहीं। फीडबैक जो है बच्चों को क्लास के दौरान ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि ये अप्रोच टाइमली और कंटिन्यूस गाइडेंस प्रोवाइड करता है ताकि बच्चों को उस प्रोग्रेस में हम हेल्पफुल कर सकें एंड जो भी एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट है उस पर हम लोग अपना डायग्नोसिस दे सकें। By addressing issues and reinforcing strengths throughout the learning process, students can adjust their strategies and deepen their understanding. This ongoing feedback fosters a supportive learning environment, promotes student engagement, and enhances overall learning outcomes, making it more effective than feedback given only through comparative ranks or end year exams. Third, assertion reason. During adolescence, the pressures to conform to gender expectations and follow conventions of femininity or masculinity increases. So ये सही है। जेंडर एंड जेंडर रूल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जेंडर एंड जेंडर रूल्स है वो सोसाइटी डिटरमाइन करती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि असर्शन जो है ड्यूरिंग एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था से मतलब जवानी की तरफ लोग जब बढ़ते हैं तो प्रेशर जो है वो दोनों जेंडर एक्सपेक्टेशंस में रहता है कि वो फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी दोनों ही ट्रू है। दिस पीरियड इज heightened awareness of societal norms and expectations related to gender, as adolescents seek to fit in with their peers and establish their identities. However, reason that gender and gender rules are determined biologically is false. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? जो कि हमारे बर्थ में जो सेक्स हमें असाइन होता है वो बायोलॉजिकली है, लेकिन जेंडर रूल्स जो वो सोसाइटी डिसाइड करता है। ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सुनीता, अ 12-year-old गर्ल, shows exceptional musical ability. Both her parents are accomplished singers and they send her for classes for voice training after school. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. सुनीता एक 12 साल की लड़की है और उसमें म्यूजिकल एबिलिटी है और उनके दोनों पेरेंट्स जो है वो भी accomplished singers है और उन्हें वो क्लासेस भी भेजता है सिंगिंग क्लासेस के लिए। तो आपको बताना है कि इंटरेक्शन बिटवीन किसका है, तो ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये 3rd नंबर सही है। फिफ्थ में आते हैं सेंसिटिव पीरियड्स आर दोज टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच सर्टन डैश आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कॉज ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। तो सेंसिटिव पीरियड में क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेंसिटिव पीरियड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे एक्सपीरियंसेस एंड इंटरैक्शंस बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है फॉर ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स और एबिलिटीज। For example, early language exposure is critical for language development and these sensitive periods can vary different for developmental domains. क्योंकि देखिए सेंसिटिव पीरियड में ही लैंग्वेज सबसे अच्छी तरीके से सीखा जाता है और जो बच्चा इस एज में लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं कर पाता है तो उसे आगे चलकर भी परेशानी होती है। सो नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि आपको सोशल इंटरेक्शंस, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 6th नंबर है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराने के लिए टीचर को क्या कराना चाहिए? पहला है आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस विच कैरी सिंगल आंसर्स, नहीं। डिस्करेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस, नहीं। गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फरेंस एंड एक्सप्लेनेशंस, सही है।
अवॉइड क्वेश्चंस व्हिच इन्फ्लुएंसेस एंड एनालिसिस गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराने के लिए बच्चों में टीचर्स को ऐसे सवाल पूछना चाहिए जिसमें एक्सप्लेनेशंस हो और इन्फ्रेंसेस हो। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को इंकरेज करते हैं ताकि वो चीज़ों को एनालाइज कर सके, रीज़न यानी कि इसमें क्या है, इसके पीछे का कारण है वो छोड़ सके, एंड कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड कर सके, ना कि रट्टा मार सके यानी कि रिकॉलिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 7th नंबर है अ टीचर आस्क हरसेल्फ, वो खुद से पूछती है कि हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम्स, सो विच इंटेलिजेंस इज शी ट्राइंग टू प्रमोट इन स्टूडेंट्स। तो वो क्या कर रही है, वो खुद से पूछती है कि मैं बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो इन्वायरमेंट में है उसको कैसे चीज एनालाइज करे और उससे क्लासिफिकेशन करे। तो ये क्या करिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या होता है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर 3। और बाकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, जब दो लोगों से रिलेटेड होता है। और बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है वो हमारे एक्टिविटीज जैसे डांसिंग, स्पोर्ट्स या हैंड ऑन टास्क से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। सब बच्चों में हम लोग मास्टरी गोल्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो मास्टरी गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जिससे बच्चों में जो है खुद से इंट्रिंसिक मोटिवेशन है चीज़ों को करने का, उसमें जो बच्चे को कुछ नया सीखने के लिए वो इंटरेस्टेड रहे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या-क्या है। इट ऑफन इम्प्लाइज एनहांस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द एंटायरिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, ओके। It often implies enhanced intrinsic motivation and belief in the incremental view of ability. Third, it often implies enhanced extrinsic motivation. तो ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है मास्टरी गोल्स के लिए, एंड 4 में भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दिया है, तो थर्ड एंड फोर्थ तो कैंसिल कर सकते हैं। 1 एंड 2 में हम लोग देखेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो सेकंड नंबर में बोल रहा है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ साथ बिलीव इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी क्या होता है वो देखते हैं। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी जिसको हम लोग ग्रोथ माइंडसेट बोलते हैं, इज द बिलीफ दैट एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू एफर्ट एंड लर्निंग। सो इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी ऐसा बिलीफ है कि बच्चों का जो विकास है वो एफर्ट और लर्निंग के द्वारा होता है, और मास्टरी गोल्स इसके साथ पूरी तरीके से अलाइन होता है क्योंकि ये बच्चों को इंकरेज करता है लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ में, जो इस सब आइडिया को सपोर्ट करता है कि बच्चों में इंप्रूवमेंट करता है। 9 नंबर है, रामा एक टीचर जो कि वैगोट्स्की की थ्योरी को अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एंड वो असाइन करते हैं स्टूडेंट को कि बच्चे जो है ग्रुप में टास्क करे, और ड्यूरिंग द टास्क वन स्टूडेंट स्ट्रगल करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो क्या सबसे मोस्ट इफेक्टिव होगा रामा के लिए ताकि बच्चों को हेल्प कर सके। पहला है कि स्टूडेंट को आंसर प्रोवाइड कर देना, गलत है। इनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बच्चों को सिर्फ इनकरेज करने से नहीं चलेगा। असाइन डिफरेंट टास्क, ये तो कतई गलत है। एंड वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स, ये सबसे एप्ट ऑप्शन होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए वैगोट्स्की की थ्योरी क्या बोलता है कि बच्चे का एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जेडपीडी। वो जेडपीडी के रेंज में बच्चा जो है कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले, लेकिन ये जो गाइडेंस है वो टेम्परेरी होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है कि टीचर जो बच्चे को हेल्प करेगा एंड बच्चा सक्सेस करेगा। एंड नंबर, टीचर्स शुड इंकरेज डिबेट्स, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशंस अमंग स्टूडेंट्स, सही है। नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव, गलत। नॉलेज प्रोडक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स नहीं बल्कि इनहेंस करता है मीनिंगफुल लर्निंग। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं दिया हुआ है, सिंपल सा बात है। मैंने आपको बताया कि डिबेट्स, डिस्कशन एंड कोलैबोरेशन बच्चों को में इनकरेज करना चाहिए टीचर्स को, ताकि नॉलेज जो प्रोडक्शन होगा वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ताकि बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज कराने से वो और ज़्यादा इनहेंस होगा मीनिंगफुल लर्निंग को। उसके बाद है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। तो देखिए इमोशंस, पर्सनालिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स जब तीनों का बात आता है तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट होता है। साइको सोशल डेवलपमेंट में हमारे पर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स, हमारे इमोशंस, हमारी पर्सनालिटी और हमारा जो सोसाइटी का इंटरेक्शन होता है वो सब आता है, तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग। तो कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग क्या आता है आइए वो समझते हैं। कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग ऐसा पेडागोजी या टीचिंग अप्रोच रहता है जो बच्चों के कल्चरल बैकग्राउंड को एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर को हम कैसे कैटर कर सकते हैं डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए।
तो ऑप्शन है इंटेंशनल, अडेप्टिव, डिफरेंशिएटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। तो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग बच्चों को, हर बच्चों को एक नज़र से देखते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। इंटेंशनल में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों के कल्चरल बैकग्राउंड को अपने अंतर मतलब ध्यान में रखते हुए उन स्ट्रैटेजीज को अपनाते हैं जाकि बच्चों को टीचिंग में हेल्पफुल कर सके। अडेप्टिव क्या होता है कि हम लोग ऐसे टीचिंग मेथड्स और मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों के जो नीड्स उसको फुलफिल हो सके। डिफरेंशिएटेड का यह मतलब है कि हम लोग डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सके ताकि डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, नीड्स और कल्चरल कंटेक्स्ट को अकोमोडेट कर सके। 13 number assertion reason. School should function within the frameworks which access the finest product and learning outcomes. सही बात है, स्कूल को एक प्रॉपर फन फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए ताकि फाइनेस्ट प्रोडक्ट हो सके एंड लर्निंग आउटकम्स को फुलफिल कर सके। तो असर्शन इज ट्रू। लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल एंड हायरार्किकल, ये गलत है क्योंकि लर्निंग जो है वो नॉन लीनियर है और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। हमारे जो मॉडर्न एजुकेशनल थ्योरीज है वो फ्लेक्सिबल है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड, और ना ही ये स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल लर्निंग को फॉलो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन इज फॉल्स। 14 number, according to Lev Vygotsky, what is the relationship between language and thought? लैंग्वेज एंड थॉट में क्या रिलेशन है? लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, गलत। लैंग्वेज तो थॉट को और शेप देता है। थॉट शेप्स लैंग्वेज, नहीं। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बिल्कुल नहीं। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड प्रोसेस डेवलपमेंट, करेक्ट। बिकॉज लेव वाइगॉट्स्की का जो थ्योरी था वो बेसिकली लैंग्वेज में एम्फेसिस दिए थे। उनका कहना था कि लैंग्वेज जो है हमारे थॉट को शेप देता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? बट यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड होगा, ठीक है। पहला है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। तो ये किस तरह का असेसमेंट होता है? इसमें मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो ये सही है। नॉन रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है कि हम लोग बच्चों का परफॉर्मेंस उनके पीयर्स यानी कि उनके दोस्तों के साथ कंपेयर करता है, ये भी सही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइंस व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर द क्लास, ये भी सही है। बिकॉज फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? ये ऑन गोइंग असेसमेंट है जहाँ पे हम लोग बच्चा क्या कर सकता है क्लास के बाद क्या करेगा उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं। और समेटिव असेसमेंट इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल अकाउंट्स ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर्स। तो देखिए समेटिव असेसमेंट एंड सेमेस्टर में लिया जाता है जहाँ पे पेपर पेंसिल टेस्ट तो होता है लेकिन क्या नॉन रिटन बिहेवियर्स को लोग लेते हैं अकाउंट में? तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नॉट करेक्टली मैच्ड। 16 number, which of the following hinders the participation of students with visual impairment in classroom? तो जो बच्चे विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनके पार्टिसिपेशन में कौन सा इन ऑप्शंस को में हिंडर करता है? तो पहला है इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस, दूसरा है प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स, तीसरा है रेस्ड लाइन ड्राइंग्स एंड मैप्स एंड चौथा है टेक्टाइल मॉडल्स ऑफ ग्राफिक मटेरियल्स। तो अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है और उसको हम लोग प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स दे देंगे तो उसके लिए तो और वो मुसीबत हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हिंडर करेगा, यानी कि सही है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर है, रेस्ड लाइन है और टेक्टाइल मॉडल्स है, ये सब उन्हें सेंस ऑफ टच से वो फील कर पाएंगे और वर्ड्स को समझ पाएंगे, तो ये सब हेल्पफुल होगा। 17 नंबर है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया था ताकि वो मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को स्टडी कर सके? पहला है क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच। तो उन्होंने कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच से तो नहीं किया था बल्कि क्वालिटेटिव रिसर्च किया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पोजिंग मोरल डिलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेस। तो मोरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग ने क्या था कि मोरल डिलेमास दिया था, ऐसे हाइपोथेटिकल रीजनिंग सिचुएशंस दिए थे बच्चों को ताकि वो सोच सके और फिर उनका डेवलपमेंट हो सके। कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्ले। कोहलबर्ग ने कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं किया था जहाँ पे बच्चे जो हैं खेल रहे हैं और उन पे ऑब्जर्व किया गया हो। और चौथा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये कोई एक्सपेरिमेंट कैरी नहीं किया गया था, इसमें बच्चों को मोरल डिलेमास के ऊपर रीजन करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में क्या होता है कि बच्चे डिस्कवर करते हैं चीज़ों को, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, डिस्कवरी लर्निंग। मीनिंगलेस नहीं होता है, ना ही रोट लर्निंग होता है, रोट यानी कि रट्टा मारने वाला, और रिसेप्टिव भी नहीं होता, ये डिस्कवरी लर्निंग होता है। 19 नंबर, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। सो डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया ऐसा कंडीशन होता है जहाँ बच्चों को लेटर्स
और उनके साउंड्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करने में डिफिकल्टी होती है। तो पहला ऑप्शन है थ्रू सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो हाँ, अगर हम लोगों ने फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ऐसे ट्रेनिंग जहाँ पे बच्चे जो है वो साउंड्स यानी कि फोनीम्स और लेटर्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर सके, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या था कि हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट देंगे। तो हायर ग्रेड बच्चे को सिंपल चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है और हम उन्हें हायर ग्रेड का लेवल रीडिंग टेक्स्ट देंगे तो उन्हें और डिफिकल्टी होगी। तीसरा है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेजेस। उन्हें सिंपल चीज़ें देना है ताकि बच्चे समझ सके, कॉम्प्लेक्स देंगे तो और उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और चौथा है थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग इज नॉट स्पेसिफिक टू रीडिंग डिफिकल्टीज एंड डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग इश्यूज। ये जो मेथड ऑफ कंडीशनिंग है ये डायरेक्टली डिस्लेक्सिया वाले बच्चे के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20th नंबर, जीन पियाजे का जो थ्योरी ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट है वो किस चीज़ को इम्प्लीकेट करता है। पहला है बिहेवियर शुड बी कंडीशन यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट जो है वो व्यवहारवादी है, यानी कि वो तुम्हारा बिहेवियरिज्म थ्योरी में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा है कंसेप्ट शुड बी थॉट इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। नहीं, पियाजे का कहना था कि कंसेप्ट जो है वो बच्चों के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सिखाना चाहिए। थर्ड है करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज ऑफ माइंड। ये करेक्ट होगा बिकॉज देखिए जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था वो उन्होंने बच्चे के स्टेजेस के ऊपर ही बांटा था। उन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे, कौन कौन से? सेंसरी स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एंड चौथा है फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। गलत। उनका मानना था कि बच्चे जो है वह सोचते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि बच्चे जो है वो मीनिंग मेकर्स होते हैं, वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, आप एक टीचर है जो बच्चों को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप कर सकें। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स क्या होते हैं? जहाँ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होता है, यानी कि आप खुद के सोच का सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपने थिंकिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट लाइकली टू फॉस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो ये गलत है क्योंकि मार्क्स देने से बच्चे का मेटाकॉग्निटिव स्किल्स डेवलप नहीं होगा। दूसरा है बच्चे को इनकरेज करे ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके अपने ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस को। तो मैंने यही बताया था मेटाकॉग्निटिव स्किल्स के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं। थर्ड नंबर है कि स्टूडेंट्स को हम लोग प्रोवाइड करेंगे विद समराइज नोट्स फॉर असाइनमेंट्स। तो अगर हम नोट्स असाइन कर देंगे तो बच्चा वो रट लेगा, तो वो रूट मेमोराइजेशन हो जाएगा, तो ये भी गलत है। एंड चौथा है असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। तो ये भी एक गलत आइडिया है। 22 नंबर बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। तो ये तो ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख ही गया है, मैं एक्सप्लेन करने से पहले ही आपको आंसर आपको दिख गया। तो बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? ये इंडिविजुअल्स के ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है कि उनके कम्युनिकेशन, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन को वो इम्पैक्ट करता है। पहला ऑप्शन क्या था कि ऑल ऑटिस्टिक पीपल हैव एटलीस्ट वन एक्सेप्शनल स्किल। तो ये एक्यूरेटली कहना सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा भी एक्सेप्शनल स्किल हो सकते हैं या फिर हो सकता है कि नॉर्मल स्किल भी हो। थर्ड है कि ऑटिज्म इज कॉज्ड सोली बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये भी गलत होगा कि सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ही ऑटिज्म नहीं होता है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है। चौथा है ऑटिस्टिक कैन बी क्योर्ड एंड इम्प्रूव विद एज। तो इसका कोई क्योर नहीं, क्योंकि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। 24th है असर्शन है कि टीचर्स को इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए लर्नर्स के अमंग में, एंड ऐसे टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करना चाहिए ताकि सारे बच्चों के नीड्स को फुलफिल कर सके। तो ये असर्शन सही है। दूसरा है कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड। गलत। इसको हम लोग को और इन्हेंस करना चाहिए वाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 25th नंबर, विच लर्निंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर्स व्हाट दे हैव लर्न। तो कौन सा स्ट्रैटेजी है जिसमें बच्चे जो हैं वो जो खुद पढ़ते हैं वो दूसरों को पढ़ाते हैं? तो पहला है कंडीशन लर्निंग। सो कंडीशन लर्निंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग प्रोसेसेस लाइक क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो कंडीशनल कंडीशनिंग तो नहीं होगा, ठीक है, कंडीशन लर्निंग तो नहीं होगा।
दूसरा है रूट लर्निंग। रोट लर्निंग में क्या आता है कि बच्चे जो मेमोराइज करता है चीज़ों को रिकॉल करते हैं, यानी कि रट्टा मारता है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी टीचिंग क्या करता है, इसमें टीचर का अहम भूमिका रहता है। इसमें टीचर जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन देता है, और इसमें बच्चों का कोई टिपिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। एंड आखिरी है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग जो है एक लर्निंग स्ट्रेटेजी है जहाँ बच्चा जो है वो एक दूसरे को पढ़ाते हैं, often using structured techniques and such as summarizing, questioning, clarifying and predicting। ये अप्रोच जो है बच्चों को एक्टिव लर्नर्स में होने के लिए इनकरेज करता है, और साथ ही साथ इट हेल्प्स reinforce द मटेरियल by having students explain concepts to their peers। तो अपने जो पीयर ग्रुप को जब वो समझाते हैं, कुछ भी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनका भी नॉलेज और एक्सपैंड होता है। 26 नंबर असर्शन क्या दिया है कि इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मनी एक्सप्रेशंस ऑफ एंगर यानी कि गुस्सा आर डिस्करेज्ड एंड शेम यानी कि लज्जा इज इनकरेज्ड। तो ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि बहुत सारी एशियन कल्चर्स में एंगर को डिस्करेज माना गया है एंड शेम को इनकरेज किया गया है, ताकि जो है आपका सोशल ऑर्डर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन रह सके। दूसरा है इमोशंस आर सब्जेक्टिव, गलत है, एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग। तो इमोशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लर्निंग के लिए, ठीक है। इमोशनल स्टेट्स कैन इम्पैक्ट अटेंशन, मेमोरी एंड मोटिवेशन, इन्फ्लुएंसिंग हाउ इफेक्टिवली स्टूडेंट्स लर्न। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इज ट्रू लेकिन रीजन इज फॉल्स। 27th नंबर, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। सो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं वो बड़े से कैसे अलग है। पहला है चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स। नहीं, चिल्ड्रन डिपेंडेंट नहीं होते अडल्ट्स में, और ना ही अडल्ट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। चिल्ड्रन जो है वो खुद नॉलेज कंस्ट्रक्टर होते हैं, वो दे आर मीनिंग मेकर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। 2 है अडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन। ऐसा कहना एक्यूरेट नहीं होगा, बिकॉज चिल्ड्रन भी अलग अलग स्टेजेस में उनकी डेवलपमेंटल स्टेटस के हिसाब से उनमें नॉलेज होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। तो ये सही है, बिकॉज यहाँ पे रीज़न एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि उनका मानना था कि बच्चे जो है डिफरेंट तरीके से सोचते हैं अपने हर डेवलपमेंटल स्टेज में, एंड ये स्टेजेस रिप्रेजेंट करता है क्वालिटेटिव चेंजेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। आखिरी है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। ये गलत है, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी वाइज डिफरेंट होता है चिल्ड्रन का थिंकिंग। क्वांटिटिवली जो है एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन दोनों का अपना अपना सोचने का और इंटरेक्ट करने का वर्ल्ड के साथ अपना अपना तरीका है, और जो कि ये अपने अपने डेवलप, ये क्यों होता है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल डिफरेंसेस के कारण की वजह से है। 28 नंबर, कौन सा क्वेश्चन प्रमोट करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग को। एनालिटिकल थिंकिंग ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को एनालाइज करते हैं। पहला है कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज, इसमें डायरेक्ट आंसर है। हाउ मेनी स्टेट्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर है व्हाट आर द वेरियस कॉजेस ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो जब भी क्वेश्चन में व्हाट, वाई, हाउ, ये सब आता है जहाँ पे हम लोग एनालिटिकली सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, वो सब एनालिटिकल थिंकिंग होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, इंक्लूसिव क्लासरूम्स यानी कि समावेशी कक्षाएं जो है वो क्या होता है। पहला है रिकॉग्नाइज दैट एवरी चिल्ड्रन विल लर्न एट द सेम रेट एंड द सेम टाइम। ये बोल रहा है कि सारे बच्चे एक ही स्पीड के साथ, एक ही रेट के साथ और एक ही टाइम पे चीज़ों को सीखते हैं, तो गलत है। इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफर्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। ये भी गलत है, सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए नहीं बल्कि समावेशी शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को एक साथ लाने की बात करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कल्चरल बैकग्राउंड, देयर एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज, ठीक है। थर्ड नंबर है दे आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जितने भी बच्चों में सब बच्चे अलग अलग है, तो उनकी डिफरेंसेस को मीट करने के लिए उन्हें अलग अलग यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस देने की आवश्यकता है, तो ये सही होगा। एंड फोर्थ है एम टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अमंग द चिल्ड्रन। तो ये गलत है, हम लोग को डिफरेंसेस खत्म नहीं करना है, हमें उन्हें इम्ब्रेस करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। सीडीपी का आखिरी क्वेश्चन है असर्शन टीचर शुड गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। सही है, टीचर्स को है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों में, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके और डिस्कवरी लर्निंग कर सके,
और एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स दोनों ही देना चाहिए, ताकि बच्चों में जो है वो कॉन्सेप्ट्स का डीप अंडरस्टैंडिंग हो और उन्हें चीज़ें में डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल हो। रीज़न क्या है कि कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम लोग काउंटर एग्जांपल्स देते हैं तो बच्चों जो है वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाता है कि कौन सा चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। तो असर्शन एंड रीज़न दोनों ही सही है, एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो इसी के साथ सीडीपी के सारे क्वेश्चंस को हमने डील किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स एंड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।